हेलो डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। कल हम लोग जो है कि सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया था। हम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ से बस एक ही पेज पढ़ा था। सबसे पहले हमने सोल्यूशन के बारे में देखा था, इसका इंट्रोडक्शन। और इसके बाद फिर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद फिर जो है कि कौन से सोल्यूशन जो है कि मतलब कि सभी सोल्यूशन कैसे होने चाहिए, होमोजेनिटी होना चाहिए, इसके अंदर सेटलिंग नहीं होना चाहिए, और इसकी मॉलिक्यूलर आयनिक नेचर के बारे में हम लोग पढ़ा है। ठीक है। सोल्यूशन को जो है कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। अगला हमने पढ़ा था सॉल्वेंट और सल्यूट के बारे में, कि जो सल्यूट का मीडियम होता है वह मीडियम सोल्यूशन का नहीं होना चाहिए, जो सॉल्वेंट का मीडियम होता है वह मीडियम जो है कि सोल्यूशन का होना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, खूब अच्छे से देखा था। जनरली किसी भी सोल्यूशन में जो अधिक मात्रा में रहता है वही जो है कि सॉल्वेंट होता है, जो कम मात्रा में रहता है वह क्या होता है, सोल्यूशन हो जाता है, मतलब कि सल्यूट होता है। लेकिन कुछ जगह पर एक्सेप्शन आ जाता है, और इसी के लिए इसके लिए एकदम एग्जैक्ट जो डिफिनेशन बना वो ये हुआ कि जो सोल्यूशन का फेज है, अगर वही जो सॉल्वेंट का फेज है, मतलब कि आपने दो चीज़ें लिया है, दो मिक्सचर लिया है, उसमें से किसी एक मिक्सचर का फेज और सोल्यूशन का फेज अगर दोनों मैच करते हैं तो वही क्या हो जाएगा, वही सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था शुगर के सिरप का, एग्जांपल हमने लिया था, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल था। इसमें हमने देखा था कि अगर 60% शुगर है और 40% वाटर है, तो भी जो है कि इसका जो सोल्यूशन बनता है वह क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसमें सॉल्वेंट वाटर है। अब यहाँ पर मेजर माइनर वाला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आया समझ में। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को देख लिया था। चलिए अब हम आगे चलते हैं और भी अच्छे कंसेप्ट की तरफ, और ये होता है टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, दो चीजें हमारे पास है, एक है आपका है सल्यूट और एक है आपका सॉल्वेंट। ठीक है। और सामान्यतः तीन फेजेज होते हैं पदार्थों के, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो सॉल्यूट के भी तीन फेज हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी प्रकार से सॉल्वेंट के भी तीन फेज हो जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। तब इसके आधार पर अगर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, तो हम सॉल्यूशन को 9 प्रकार के भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा सॉलिड सॉलिड, मतलब कि आपका सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। दूसरा हो जाएगा सॉलिड लिक्विड, जिसमें कि आपका सॉल्यूट जो है कि सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। तीसरा हो जाएगा सॉलिड गैस, जिसमें कि सॉल्यूट आपका सॉलिड हो और सॉल्वेंट गैस हो। इसका उल्टा आप जो है कि सॉल्वेंट को भी कॉमन लेकर के, सॉल्वेंट को भी सेंटर में लेकर के डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो तो आपके ऊपर है, जैसे कि आप इसके एग्जांपल में देख सकते हैं कि सॉल्वेंट को क्या किया गया है, सेंट्रलाइज किया गया है। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट को मेन लेकर के फिर इसके बाद डिफाइन किया गया है। तो अभी हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर अब क्या हो, लिक्विड सॉलिड, यानी कि लिक्विड आपका क्या हो, सल्यूट हो, और सॉलिड आपका सॉल्वेंट हो, तब इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल कितने प्रकार के फेज बन सकते हैं। टोटल आपके जो है कि 9 प्रकार के सोल्यूशन बन सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने प्रकार के सोल्यूशन बन सकते हैं, 9 प्रकार के। देखिए हम बना रहे हैं, ये आपके 9 प्रकार के सोल्यूशन इस प्रकार से बन सकते हैं, तीन ये, तीन ये और तीन ये। ठीक है, लेकिन इन 9 प्रकार के सोल्यूशन जो है कि हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल नहीं होते हैं, या फिर उसको हम पढ़ने लायक नहीं रहता है। देखिए क्या लिखा है, ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में बिहेव आइदर एज सॉल्वेंट और सल्यूट डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट। 7 टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन, 7 प्रकार के बाइनरी सोल्यूशन होते हैं। अब ये 7 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला देखिए सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन वो होंगे जिसमें कि सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो। अब इसमें जो है क्या होता है, सॉलिड और सॉलिड आपस में मिल जाए, सॉलिड और लिक्विड आपस में मिल जाए, सॉलिड और गैस नहीं मिलता है। इसके पीछे हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, सॉलिड और गैस का नहीं बनता है। ठीक है, ऐसा क्यों, यानी कि आपका सॉल्वेंट सॉलिड हो और सल्यूट गैस हो, ये चीज आपको नहीं मिलेगा।
कोलाइडल सोल्यूशन में मिल सकता है लेकिन सोल्यूशन में नहीं मिलता है। इसके एग्जांपल देखिए, कापर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। हाँ, गोल्ड क्या है? एलाइज। कापर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड एलाइज। कापर को यानी कि तांबे को हम क्या करें, गोल्ड में डिजॉल्व कर दे और इससे क्या बनता है? रोल्ड गोल्ड धातु बनता है ना, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। या फिर रोल्ड गोल्ड नहीं, जैसे कि जो गोल्ड का कैरेट होता है उसको कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो ऑर्नामेंट्स यानी कि जो आभूषण बनते हैं वो जो है कि 22 कैरेट गोल्ड के ही बनते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा 100% प्योर गोल्ड लेंगे ना तो वो जो है कि जो भी हम आभूषण गहने बनाएंगे वो जो है कि टूट जाते हैं। मतलब इतने सॉफ्ट हो जाता है गोल्ड, इतना सॉफ्ट होता है कि वो टूट सकता है। इसीलिए बस 22 कैरेट का ही आपको मिलता है जो भी आभूषण वगैरह खरीदते हैं। ठीक है, तब उसमें गोल्ड में क्या करते हैं? कापर मिलाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सॉलिड और लिक्विड का। सॉलिड आपका क्या हो? सॉल्वेंट हो। लिक्विड आपका क्या हो? सल्यूट हो। इसका एग्जांपल है मरकरी विथ सोडियम। सोडियम का अमलगम। देखिए, किसी भी मेटल के साथ अगर मरकरी मिलता है तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। ठीक है, मरकरी का किसी भी और अदर मेटल के साथ मिलना क्या होता है? अमलगम होता है। तो सोडियम जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, तब यह क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, और मरकरी क्या हो जाएगा? आपका सल्यूट। है समझ में? देखिए यहाँ पर सॉलिड और गैस एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? यहाँ पर नीचे लिखा गया है, द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड एंड सॉलिड इन गैस। इसमें आएंगे, मतलब कि गैसीय सोल्यूशन में अभी आएंगे थोड़ी देर में। इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि इसका कंस्टिट्यूएंट जो है कि होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कंप्लीट रूप से डिजॉल्व नहीं होता है। कंप्लीट COMPLETELY, कंप्लीटली नॉट डिजॉल्व, आसान भाषा में कह सकते हैं कंप्लीटली नॉट डिजॉल्व, या फिर मिक्सचर कंप्लीट रूप से मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए यह जो कि सोल्यूशन में नहीं आते हैं। कौन सा? एक सॉलिड इन गैस और एक गैस इन सॉलिड। यहाँ पर गैस इन सॉलिड, ठीक है, ये भी नहीं होता। आया समझ में? ये दोनों के एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए लिक्विड सोल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। लिक्विड सोल्यूशन में क्या होता है? लिक्विड आपका सॉल्वेंट रहेगा और सल्यूट क्या रहेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें रहेंगे। तो पहला लिक्विड और सॉलिड है, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड यानी कि लिक्विड ज़्यादा हो सॉलिड कम हो। जैसे कि सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर। पानी क्या है? पानी में नमक को घोल दीजिए। ठीक है, पानी में आप जो है कि चीनी को घोल दीजिए, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल है। अभी तो आगे चलिए देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला है लिक्विड इन लिक्विड। इसका तो एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, एथिल एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। एथिल एल्कोहल को डिजॉल्व कर दीजिए पानी में। बहुत लोग किए होंगे, कौन कौन किया है एक बार कमेंट करके बता देना। तो ये क्या है आप लोग समझ गए होंगे ना, एथिल एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। ये किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन लिक्विड का। खूब ज़्यादा पानी मिला मिला के पीते हैं, कई लोग तो नीट भी पीना पसंद करते हैं, खैर उसकी बात अलग है। अगला देखते हैं लिक्विड इन गैस। लिक्विड में गैस को डिजॉल्व कर दीजिए, जैसे कि CO2 डिजॉल्व इन वाटर। इससे बनता है क्या? कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर। सोडा वाटर बनता है, H2O है और CO2 है, डिजॉल्व होता है तो क्या बनता है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनता है। इसलिए ये जो है क्या होता है, ये जो आप कोल्ड ड्रिंक देखोगे ना, कोल्ड ड्रिंक में जो है कि क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व किया गया रहता है। ठीक है, और इसका बहुत ही प्यारा एक और एग्जाम्पल है जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे हेनरी लॉ के अनुसार। वो ये है कि जो समुद्र का पानी होता है या फिर जो वाटर होता है, कोई भी वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, और इसी ऑक्सीजन से क्या होते हैं? जलीय जीव जो है कि अपना श्वसन क्रिया करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन बोलेंगे ना, रेस्पायरेशन इसी पानी से करते हैं, जो पानी डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन में। कई बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर, जो हमने उन लोग से पूछा कैसे ऑक्सीजन लेते हैं जलीय जीव, तो लोग बता रहे हैं कि सर ये जो है कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और फिर ये ऑक्सीजन बचेगा, इसको तोड़ते होंगे, तोड़ करके फिर ये ऑक्सीजन लेते होंगे। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे होता, अगर इतनी आसानी से होता तो पूरा का पूरा समुद्र का पानी आज जो है कि ख़त्म हो गया होता है कि नहीं? अगर ऐसा होता तो
क्योंकि वाटर को उन्होंने ब्रेक कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है कि क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, और यही ऑक्सीजन क्या किया जाता है, श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं जलीय जीव। ठीक है, जलीय जीव क्या करते हैं, वो मछलियाँ जो है अपने गलफड़े से सांस लेती है ना, गिल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उससे सांस लेती हैं। वो लोग क्या करते हैं, पूरा पानी को अपने मुंह में लेती हैं, और उनके अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि ऑक्सीजन अलग वाटर अलग, और ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए, वाटर बाहर, ऐसे किया जाता है। अब इसके बारे में बायोलॉजिकल फिनोमेना एग्जैक्ट क्या है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन जितना हमने 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा है उसके आधार पर हमने बताया। ठीक है, क्या एग्जैक्ट में होता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, यदि कोई बायो का स्टूडेंट हो तो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये है आपका, मतलब ये आपका था लिक्विड सोल्यूशन। अब देखते हैं गैसियस सोल्यूशन में। गैसियस सोल्यूशन में गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हम नहीं ले सकते, ये वाला नहीं होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि गैस इन सॉलिड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी होमोजीनियस मिक्सचर। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी सोल्यूशन है, लेकिन वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं। अगर चाहे चाहे तो पढ़ भी सकते हैं कि गैस में जो है कि सॉलिड डिजॉल्व है, जैसे कि कोहरा होता है, मतलब कि आंधी आता है, तो आंधी में क्या होता है, डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और हमारे नेचर में जो है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें हैं, तो उसमें जो है डिजॉल्व होते हैं। जब डिजॉल्व होते हैं तो वही क्या होता है, वही इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अगला है आपका सॉलिड इन गैस। अगला हो सकता है, ये देखिए, इसका भी एग्जाम्पल हम अपने से बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग सोफा में देखे होंगे फोम वगैरह, तो उसमें क्या होता है, फोम जो है कि आपका सॉलिड होता है, उसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं या फिर एडजॉर्ब होते हैं, जिसके चलते क्यों क्या हो सकता है, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पेन चेंज करते हैं, एक ही पेन से लिखते लिखते। चलिए अब देखते हैं हम गैसियस सोल्यूशन। गैस इन लिक्विड, ये देखिए, ये जो एक अच्छा एग्जाम्पल है। गैस में पानी डिजॉल्व हो, इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर में जैसे कि क्लाउड है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वाटर के वेपर्स जो है कि हवा में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं ना। जैसे कि आप सभी लोगों ने कई बार देखा होगा, बरसात के दिनों में जो है कि कितना सुहाना मौसम होता है, सांस लेने में कितना अच्छा फीलिंग होती है, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड चिल्ड लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही गर्मी का मौसम हो तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गैस में जो हमारा एयर है, उस एयर में भी वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल एज ए वेपर उसमें समाहित होते हैं, यानी कि मिक्स होते हैं, जिसके चलते कि हम जो है कि सांस लेते हैं तो हमारे नाक से वाटर के वेपर भी अंदर जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि लगभग ठंडी के दिनों में या फिर जब अच्छी खासी सुहाना मौसम हो, उस समय प्यास कम लगता है। इसका कारण यही है कि हम लोगों को उस समय क्या होता है कि वाटर वेपर को हम जो है कि सांस के माध्यम से अंदर ले रहे हैं, तो जितनी वाटर की जरूरत है उसका कुछ हिस्सा तो जो है हमें सांस लेने से ही पूर्ति हो जाती है। लेकिन गर्मी के दिन में प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि गर्मी के दिन में जो है कि ड्राई मौसम हो जाता है। जब ड्राई मौसम होता है तो वो वाटर वेपर हमको नहीं मिल पाता है। आया समझ में, गैस इन गैस के बारे में चर्चा ही नहीं करना है। हमारा एटमॉस्फेयर इसका सबसे प्रचंड अच्छा एग्जाम्पल है। हीलियम ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर हो, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सचर हो, और ये मिक्सचर है भी हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो हो गया है पूरा। सोल्यूशन इन गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड इन गैस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस एंड दिस। ठीक है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। ये अब जो है कि यहाँ से अब थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल पोर्शन चालू हो जाएगा, नीचे दिख भी रहा होगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन, कई बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होता है। हम जब छोटे थे तो बुक में जब भी कोई रिएक्शन लिखा रहता था, A+B कन्वर्ट्स इनटू DiLHCl मिलकर के बना C+D। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है ये D+C बना। हम इसको जो है कि छोटे थे तो इसको दिल पढ़ते थे, क्योंकि जब क्लास 10 में थे तो हमको कोई बताया भी नहीं था कि ये डाइल्यूट है, दिल नहीं है। दिस इज नॉट दिल, दिस इज द डाइल्यूट। ओके, आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो बचपन की बातें हैं, बचपन बीत गया। ठीक है, चलिए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन, ये दो चीजें हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक मेहमान आए हैं, आपने क्या किया, चाय बनाया। ठीक है, चाय बनाया, उसमें जो है कि चीनी ऐड कर दिया। ठीक है, 1 कप चाय बनाए,
इस 1 कप चाय में थोड़ा सा मेहमान मीठा चाय पीते हैं हमारी तरह, तो आपने 2 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है, 2 चम्मच चीनी डाल दिया, और वो चाय उनको लेके जाने वाले ही हैं, तब तक एक और मेहमान आ गए और फिर उनको भी चाय चाहिए, और आप सोचिए कि अब दोबारा कौन चाय बनाए, मतलब कि दोबारा चीनी कौन ऐड करे, इतने चीनी में ही काम चलाते हैं। तब आपने 1 कप और उसी में चाय बना दिया, लेकिन आपने चीनी नहीं मिलाया, दोनों चाय को क्या किया, आपने मिला दिया। जब दोनों चाय को मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 कप के बजाय 2 कप चाय हो जाएगा, लेकिन जो शुगर था वह शुगर 2 स्पून ही रखा, 2 स्पून ही शुगर आपने रखा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो पहले वाला सॉल्यूशन था, जो पहले वाला सॉल्यूशन नहीं, चाय, जो पहले वाला चाय था वह क्या था, वह आपका कंसंट्रेटेड चाय था, उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी। और जो दूसरा वाला चाय है, अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। इस चाय का कंसंट्रेशन क्या किया आपने, कम कर दिया। तब हम इसी चीज़ को रिलेटिवली क्या बोलते हैं कि ये जो है कि कंसंट्रेटेड चाय है और ये आपका डाइल्यूट चाय है, ये आपका डाइल्यूट चाय है, और ऊपर वाला क्या था, कंसंट्रेटेड चाय था। ऐसे समझ में, यही चीज़ होता है कंसंट्रेशन और डाइल्यूट में। कंसंट्रेशन का मतलब कि जिसमें कि आसान भाषा में कहें या फिर साइंस की भाषा में कहें तो फिक्स सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है या फिर 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट है, इसमें आपने एक बार डाला है 1 ग्राम सॉल्वेंट, एक बार डाला है आपने 10 ग्राम सॉल्वेंट, और एक बार डाला है आपने 20 ग्राम सॉल्वेंट। तो जो 20 ग्राम सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट, 1 ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट और 20 ग्राम सॉल्यूट, तो जो आपने 20 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया है, यह सॉल्यूट डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इसके बाद जैसे ही आपने 1 ग्राम वाले सॉल्यूट के बारे में चर्चा किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में आप सॉल्यूट को ऐड करते हो, सॉल्वेंट को फिक्स रखते हुए, सॉल्वेंट को फिक्स रखते हुए सॉल्यूट को कितने अमाउंट में ऐड करते हो, यह क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। इसके अपोजिट अगर आप सॉल्यूट को फिक्स कर दो और सॉल्वेंट को वेरी करो, सॉल्वेंट को कम बेसी करो, तो भी क्या होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वेरी करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो चीनी का अमाउंट फिक्स रखते हैं, ठीक है, शुगर का अमाउंट आप फिक्स रखिए। अगर आपने शुगर का अमाउंट फिक्स रख करके अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया, एक शरबत बना रहे हैं, एक जूस बना रहे हैं, आपने क्या किया, पानी ज़्यादा डाल दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पानी अगर जब ज़्यादा डालेंगे यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा डालेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर पानी कम डालेंगे, शुगर की अमाउंट को फिक्स रखेंगे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड हो जाएगा। आया समझ में। इस प्रकार से हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के मात्रा को घटाने बढ़ाने से जो उसके क्वांटिटी में चेंजिंग होती है, सॉल्वेंट किसके क्वांटिटी में, सॉल्यूट के क्वांटिटी में चेंजिंग जो होती है वह क्या कहलाती है, वह आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। देखिए जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होने चाहिए। अब सॉल्यूट की कितना क्वांटिटी है पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यही चीज क्या कहलाता है, यही चीज आपका कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर केसेज, तो वह क्या कहलाती है, वह आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाती है।
अगर सल्यूट की क्वांटिटी कम है विथ रेस्पेक्ट टू एनी अदर केसेज, यानी कि देखिए ये चीज क्या है, एक रिलेटिवली स्टडी है। आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं तो किससे ज्यादा कंसंट्रेटेड, ये चीज तो बताओगे। जैसे कि हम कहें कि तुम तेज लड़के हो, तो भाई किससे तेज लड़के हो, ये चीज तो फिक्स करना पड़ेगा ना। ये सब चीजें रिलेटिव स्टडी कहलाती है। सापेक्षिकता के आधार पर हम ये बताते हैं। कहें कि तुम तेज लड़के हो, किससे तेज लड़के हो, दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये भी तो देखना होगा ना। आईआईटी के बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं कि एलकेजी के बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। और आईआईटी के बच्चे भी से भी कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें से किससे कंपेयर कर रहे हैं, एलकेजी के बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी किससे कंपेयर कर रहे हैं, कि 12वीं के बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं, यह इस बात पर निर्भर करती है कि आपका कंपेयर किससे किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन या फिर डाइल्यूशन की डाइल्यूशन को बताते हैं तो उसका कंपेरेटिवली स्टडी बताते हैं कि कौन किससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन किससे ज़्यादा लो है। आया समझ में। अगर मान लो कि सिर्फ दो ही केस दिया है, सिर्फ दो ही केस दिया है, तो मान लीजिए कि ए का जो है कि एक ए है और एक बी है। ए का कंसंट्रेशन 10 ग्राम पर मोल है और दूसरे वाले का कंसंट्रेशन 10 ग्राम पर, ये चीज थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, 10 मोल पर लीटर है और बी का कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर है, 5 मोल पर लीटर है। तब इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ए क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। या फिर दूसरे भाषा में कंसंट्रेशन के लिए ये एरो रहेगा, ए जो है ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूशन के लिए क्या बोल सकते हैं कि बी जो है क्या है, ज़्यादा डाइल्यूट है, बी वाला ज़्यादा डाइल्यूट है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि इस नोट्स में क्या लिखा है। फॉर ए गिवन सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ solute dissolved in a unit volume of solution is termed as the concentration of solute, is termed as the concentration of solution, the concentration of solution। ठीक है, यानी कि कितने अमाउंट में सल्यूट डिजॉल्व है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट के वॉल्यूम को हमने यूनिट लिया है 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सल्यूट का डिजॉल्व है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यानी कि इसको देखिए लिखा है ना, रिलेटिवली अगर सल्यूट का क्वांटिटी हाई है तब उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। while those of relatively low concentration of solute, अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन लो है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। है समझ में, ये चीज़ हमको देखना था। अब देखिए थोड़ा सा आज हमको जाना है, अभी स्कूल टाइम हो गया है अभी बच्चों को पढ़ाने का, तो इसके आगे का हम कल चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा थोड़ा सा क्योंकि चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसके आगे कल हम बताएंगे। कल हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं मैथमेटिकली तरीके से। टोटल 10 फार्मूले हैं, अगर ये 10 फार्मूला लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इसी फार्मूले से अगर इसको अगर नहीं पढ़े तो सोल्यूशन चैप्टर में आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं आएगा, ये पूरा आपका बैकबोन है। ऐसा समझ में। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा हमको भी कुछ काम है। ओके।